बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो डिस्कशन है एज़ फार एज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशंस वो जारी है और आज के टॉपिक में हम एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। सो वेपर प्रेशर, हमने जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर ये तय किया था कि दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर क्लोजली इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। सो अगर वेपर प्रेशर जो है वो चेंज होगा तो डेफिनेटली जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर भी चेंज आएगी, और चेंज ऑफ स्टेट जो है वो डिपेंड करती है वेपर प्रेशर के ऊपर, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। सो अगर हम किसी सॉल्वेंट के अंदर एक सोल्यूट डालते हैं तो उसके नतीजे के तौर पे उसका वेपर प्रेशर चेंज होता है, लोअर्स होता है, तो उस सूरत में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट होगा। नॉर्मली अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट से मुराद वो टेम्परेचर होता है जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, और नॉर्मली हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको 1 ले रहे होते हैं। सो द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड अकर्स एट टेम्परेचर वेयर द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सो अगर आप नॉन वोलाटाइल सोल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल के सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसका वेपर प्रेशर देखते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रीज़न ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो देयरफॉर सच अ सोल्यूशन मस्ट बी हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर दैन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट टू रीच अ वेपर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अब चूंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है तो अब उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वलेंट करने के लिए, यानी 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल लाने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, या एट अ हायर टेम्परेचर उसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, ताकि वो लिक्विड सोल्यूशन जो है वो क्या हो सके, बॉयल हो सके। सो अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एलिवेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया तो इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एलिवेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर हम बॉटम लाइन कहें तो हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का है वो क्या है, नॉर्मल से क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। द फेज डायग्राम फॉर एन एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इस डायग्राम से हम आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है वो प्रेशर है एटमॉस्फेयर के अंदर, और यहाँ पे हमने एक समझ लें कि लाइन खींची हुई है जो कि 1 एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पे अगर आपके पास आप देखें, जो प्योर वाटर है उसका वेपर प्रेशर ये पिंक लाइन के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को छोड़ दें, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ से बेसिकली इस पार्ट को देखें, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का वो इंक्रीज़ करता जाएगा, और एक स्टेज आएगी कि ये वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो जाएगा। अब इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये पिंक लाइन जो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर को रिप्रेजेंट करती है, इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, तो उस वक्त वाटर बॉयल करना शुरू हो जाएगा। ये होगा उसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट का नाम देंगे। अब हमने क्या किया, उसी वाटर के अंदर क्या डाल दिया, एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल दिया, जिसके नतीजे के तौर पे जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर था उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया, सोल्यूशन में जब वो आया तो वो कम हो गया। तो अब हम इस ग्राफ को दोबारा प्लाट करते हैं फॉर द सोल्यूशन। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, नो डाउट वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वाटर ने बॉयल करना शुरू कर दिया था, यानी कि प्योर वाटर का जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया था, उस टेम्परेचर पे पहुँचे हैं, तो जो सोल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्वेंट वाटर है उसका वेपर प्रेशर अभी 1 एटमॉस्फेयर नहीं हुआ, बल्कि हमें कुछ और टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे उस लिक्विड को, उस सोल्यूशन को हीट करना पड़ा है, और इस टेम्परेचर के ऊपर जाके ये वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हुआ है। दूसरे लफ्ज़ों में इस टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग स्टार्ट हुई है। सो अब ये बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, प्योर वाटर का है, और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है जो कि हायर टेम्परेचर है, ये किसका है, सोल्यूशन का है।
तो ये इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो चेंज है, जो कि एलिवेशन है, उसको हम नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का, और इसको डेल्टा टी बी से जाहिर करते हैं। यहाँ पे टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, बी बॉइलिंग पॉइंट को, और जो डेल्टा है वो चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और चेंज यहाँ पे क्या है, एलिवेशन हो रही है। सो द लिक्विड वेपर लाइन इज शिफ्टेड टू हायर टेम्परेचर देन दोज फॉर द प्योर वाटर। ये बॉटम लाइन है इस पूरी डायग्राम की। So the magnitude of the boiling point elevation depends upon the concentration of the solute। अब चूंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन के ऊपर। तो डेफिनेटली जितना हम सल्यूट की अमाउंट को ज़्यादा करते जाएंगे, उतनी ही जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। सो द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इक्वेशन लिख रहे हैं, डेल्टा टी इज़ इक्वल टू के बी इंटू एम सल्यूट। अब यहाँ पे जो स्मॉल एम है, ये अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज़ करें शुरू वाली वीडियो को, तो उसके अंदर हमने इसको मोलैलिटी के नाम से जो है आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। तो मोलैलिटी बेसिकली कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जितनी मोलैलिटी जो है सल्यूट की वो ज़्यादा होगी, इसका मतलब उतना ही जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इक्वलिटी साइन में चेंज किया है, तो के बी इज़ सम काइंड ऑफ अ कांस्टेंट, जिसको हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम देते हैं। डेल्टा टी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, के बी इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब हर सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू क्या होगी, स्पेसिफिक होगी, और इसको हम नाम देंगे द मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। एम सल्यूट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मोलैलिटी ऑफ द सल्यूट इन द solution। We can define molar boiling point elevation constant Kb as elevation in boiling point when 1 mole of a non-volatile solute is dissolved in 1 kilogram of the solvent। आपको याद होगा जब हमने मोलैलिटी को डिफाइन किया था तो हमने वहाँ पे किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स का जिक्र किया है। तो ये बिल्कुल उसी के साथ रिलेट करती है कि 1 मोल ऑफ अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। ये बेसिकली 1 मोलल सोल्यूशन बनेगा, और इसके अंदर जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी उसको हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का नाम देंगे। और ये हर सॉल्वेंट के लिए क्या होगा, इसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी और करेक्टरिस्टिक्स होंगी। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट अगर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसके लिए के बी की वैल्यू 0.51 है। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, इथाइल ईथर या डाइथाइल ईथर का नाम देते हैं वो, या कैम्फोर, ये मुख्तलिफ जो है वो सॉल्वेंट हैं, और उनके लिए उनका जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स है उसकी वैल्यू इस फिगर के अंदर एक्सप्लेन की गई है। ये एक प्रॉब्लम है जिसके ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम इसको अप्लाई करते हुए जो मॉलिक्यूलर मास है अननोन सल्यूट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसके लिए जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो ये है कि सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 150 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहाँ पे आपको सल्यूट भी ग्राम्स के अंदर दिया गया है, सॉल्वेंट भी ग्राम्स के अंदर दिया गया है, और द रिजल्टिंग सोल्यूशन वाज फाउंड टू हैव अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.34 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 से क्या हो गई है, 100.34 डिग्री सेल्सियस हो गई है। सो यहाँ पे हम करते क्या हैं कि एक्सपेरिमेंटली 18 ग्राम जो आपका सल्यूट है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं 150 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, और एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और ग्लूकोज को अननोन मानते हुए उसका हम मॉलिक्यूलर मैस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। हालांकि हमें पता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, लेकिन एज एन एप्लीकेशन कि अगर हमें पता ना हो कि ये सल्यूट ग्लूकोज है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ग्लूकोज इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड दैट इज़ प्रेजेंट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि कोई केमिकल इंट्रैक्शन नहीं हो पाए। सॉल्यूशन के अंदर देखते हैं हमें पता है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो इक्वल है 100.34, और जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हम डेल्टा टी कैलकुलेट करेंगे वो आता है हमारे पास 0.34 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है कि जो वाटर है उसके लिए के बी की वैल्यू 0.51 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल है। तो हम अपना जो
मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। एम सल्यूट को हम एक तरफ रखते हैं और के बी को उठा के जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके नीचे ले आते हैं और यहाँ पे हम डेल्टा टी की वैल्यू पुट करते हैं और साथ के बी की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.67 मोल पर के जी आता है। सो हमें पता है कि जो मोलैलिटी ऑफ दिस सल्यूट है वो हमारे पास आ गई 0.67 मोल्स पर केजी, लेकिन हमें ये भी पता है कि मोलैलिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए एक्सप्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट को डिवाइड कर देते हैं हम किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट से। सो अगर हम वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास मोलैलिटी ऑफ सल्यूट जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं 0.67 मोल्स पर केजी है, वो इक्वल होगी मालिक्यूलर जो मोल्स ऑफ सल्यूट है और डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। सो यहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट से मुराद मोल्स ऑफ ग्लूकोज होंगे और जो किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट है वो 150 ग्राम हमने वाटर लिया था, तो उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.1500 किलोग्राम बन जाएगा। सो दूसरे लफ्ज़ों में हम इस 0.67 को इस्तेमाल करते हुए हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो यही हमने किया है कि 0.67 मोल्स पर केजी, इसको क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है 0.15500 किलोग्राम जो कि मैस ऑफ सॉल्वेंट है इन किलोग्राम। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ गया, दैट इज़ 0.10 मोल्स। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सोल्यूशन है जिसका हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया था, और सॉरी जो इसका हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया था, उस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं वो 0.10 हैं, हालांकि हमें उसका मोलर मास पता नहीं था। तो मोलैलिटी को इस्तेमाल करते हुए हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। एज सोल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब हमें पता है कि उसके नंबर ऑफ मोल्स इतने हैं और उतने नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो उसका मैस डिजॉल्व हुआ है वो कितना है, 18 ग्राम है। तो अब आसान सी कैलकुलेशन है कि हमें पता है कि 0.10 मोल ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं उनका मैस कितना है, 18 ग्राम, क्योंकि 18 ग्राम ही सल्यूट हमने क्या किया था, डिजॉल्व किया था। सो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। हम इसके अंदर अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, मैस इन ग्राम हमारे पास 18 है और नंबर ऑफ मोल्स 0.10 है, तो आंसर हमारे पास आता है 180 ग्राम्स पर। तो क्या है कि जो मोलर मैस ऑफ सल्यूट है वो हमारे पास क्या आ गया, 180 ग्राम्स पर मोल है। 180 मोलर मैस आया और चूँकि सल्यूट हमारे पास ग्लूकोज था तो जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल गया कि मोलर मैस ऑफ जो ग्लूकोज है दैट इज़ 180 ग्राम पर मोल है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जो अननोन सल्यूट है उसकी नोन अमाउंट वे करके एक सॉल्वेंट की नोन अमाउंट के अंदर डाल देते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए और फिर हम उस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेशन में इस्तेमाल करते हुए उसकी मोलैलिटी फाइंड आउट कर देते हैं और मोलैलिटी से हम उसके क्या कर लेते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये एक एप्लीकेशन थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की इन ऑर्डर टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ दिस सल्यूट। अब टिल नाउ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।